हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया अपना प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है। एक बेसिक आइडिया इकोनॉमिक्स का, उसके अलावा उसके जो सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसका आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल चुका है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की तरफ, ठीक है। ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। जो मैंने भी आपको थोड़ा सा बताया ना, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, उसका रोल यहाँ पे आता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के ऊपर। अब देखिए, जैसे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की हम बात करें तो तीन तरीके की होती है। एक होती है आपकी मार्केट इकोनॉमी, ठीक है, एक होती है आपकी मार्केट इकोनॉमी, दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट। मार्केट इकोनॉमी को ही हम कैपिटलिज्म की तरफ उसे नोट करते हैं हम, ठीक है। दूसरी होती है आपकी सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तीसरी होती है आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। तो ये तीन तरीके की दोस्तों इकोनॉमी होती हैं जिसके बारे में हमें जानना जरूरी होता है। जो मार्केट इकोनॉमी होती है, आप देखिए मैंने आपको पहले बताया कि बेसिक एक हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है इकोनॉमिक्स में, हमको डिसाइड ये करना है कि रिसोर्सेज का प्रोडक्शन कैसे होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा और उसका कंजम्पशन कैसे होगा। अब यानी कि जब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये एक बेसिक प्रॉब्लम है जिसको डिसाइड करना है, तो डिसाइड करने वाला कोई ना कोई होगा, है ना, डिसाइड करने वाला कोई ना कोई होगा। कोई ना कोई डिसाइड करने वाले के होने के ऊपर हमने मार्केट इकोनॉमी को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी वो होती है जहां पे मार्केट की फोर्स, जहां पे मार्केट फोर्सेस ये डिसाइड करती हैं कि भैया किस चीज का प्रोडक्शन होना है। अब आप कहेंगे कि सर ये मार्केट फोर्सेस क्या होती हैं। देखिए आसान भाषा में कहा जाए, डिमांड एंड सप्लाई का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो हम लोग आगे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, उसी को हम मार्केट फोर्सेस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था, 40 एकड़ की जमीन पे आपको कॉटन उगाना है कि शुगर केन उगाना है या फिर आपको कोई और एग्रीकल्चर कमोडिटी उगानी है, ठीक है। अब ये आप डिसाइड कैसे करोगे, है ना, अगर आप प्रैक्टिकली मैं आपसे पूछ कैसे डिसाइड करेंगे। जाहिर सी बात है कि जिस चीज की मार्केट में डिमांड होगी उसी चीज को आप वहां पे प्रोड्यूस करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी मार्केट में शुगर की डिमांड बहुत ज्यादा है ना, शुगर की डिमांड लगातार बहुत ज्यादा हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहां के लोग जो होंगे वो शुगर केन की तरफ ही जाएंगे, है ना, लोग शुगर केन की तरफ जाएंगे। या जहां पे आपके कॉटन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, जहां पे कपड़ों की डिमांड, है ना, क्लोथिंग की डिमांड ज्यादा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे लोग कॉटन की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए, जिस चीज की डिमांड जनरेट हुई मार्केट में, जिस चीज की डिमांड करी गई, उस चीज का प्रोडक्शन किया गया, इसको हम बोलते हैं डिमांड एंड सप्लाई का मार्केट फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए किसी इकोनॉमी में शुगर केन की डिमांड तो है लेकिन उतनी ही सप्लाई भी है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हैं जहां पे हर साल 40 क्विंटल शुगर केन चाहिए, लेकिन उस इकोनॉमी में ऑलरेडी 50 क्विंटल शुगर केन सप्लाई हो रहा है, यानी कि जितनी डिमांड है उससे ज्यादा सप्लाई ऑलरेडी उस मार्केट में है। तो वहां पे जो एक नॉर्मल विजडम का इंसान होगा वो शुगर केन की तरफ नहीं जाएगा, वो किसी और ऑल्टरनेटिव की तरफ जाएगा। यानी कि डिमांड एंड सप्लाई दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या प्रोडक्शन होगा। बात समझ में आ गई। इसीलिए इसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट की फोर्सेस यानी कि डिमांड और सप्लाई हैं, उसके ऊपर उसकी वजह से डिसाइड होता है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। वो जो तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं उनको एड्रेस करने की अथॉरिटी किसके पास है, उसी के बेसिस पे हमने ये तीन डिस्टिंक्शन किए हैं। बात यहां तक क्लियर हो गई, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब मार्केट के हिसाब से तो प्रॉफिट का सबसे बड़ा रोल होगा। जब आपके दिमाग में ये आया कि अच्छा यहाँ पे शुगर केन की डिमांड है लेकिन उससे ज्यादा सप्लाई ऑलरेडी है, तो मैं शुगर केन की जगह कॉटन की तरफ जाता हूं, तो आप क्यों गए, क्योंकि आपको पता था कि आपने शुगर केन प्रोड्यूस कर भी दिया और वो मार्केट में बिका नहीं, तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। यानी कि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एक गोल होता है, जो एंड गोल होता है, वो होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे आपको देखिए दो बातें ध्यान रखनी है। दो बातें क्या ध्यान रखनी है कि किसको बात यहाँ पे आपको ये ध्यान रखनी है कि यहाँ का गोल क्या है। इकोनॉमी का गोल होता है प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पे अथॉरिटी किसके पास है, मार्केट फोर्सेस के पास अथॉरिटी है, ठीक है, मार्केट फोर्सेस के पास अथॉरिटी है। इसके बाद
इसके अलावा एक बात आप और ध्यान रखिए, क्या यहाँ पे ऐसा कोई इंसान सरवाइव कर पाएगा जिसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे? भाई जाहिर सी बात है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल डिमांड एंड सप्लाई का है। अगर कोई यहाँ पे समाज सेवा करने के लिए आ रहा है आगे, कोई ये सोच रहा है कि मैं शुगर केन का प्रोडक्शन इस वजह से कर लूं, भले मेरा प्रॉफिट हो चाहे ना हो, क्योंकि इससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा मिल रही है, इससे बहुत सारे लेबर्स को एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, तो मैं शुगर केन का प्रोडक्शन करूंगा, भले ही उससे मुझे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, तो वो इस मार्केट में सर्वाइव आएगा। यानी कि जिसके अंदर कंपटीशन को फेस करने की और कंपटीशन को एफिशिएंटली टैकल करने की कैपेबिलिटी होगी, वही यहाँ पे सरवाइव कर पाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो गई? तो ये तो आपकी जहाँ पे प्रॉफिट गोल होता है और मार्केट फोर्सेस के हाथ में ये होता है कि भैया क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे होगा और किसके लिए होगा। दूसरी है आपकी दोस्तों सोशल इकोनॉमी। अब जाहिर सी बात, इसका जस्ट ऑपोजिट आप यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह आ जाएगा सोशल सर्विस, है ना, या फिर सोसाइटी का बेनिफिट, या फिर सोशल वेलफेयर। इसको अगर एकदम टेक्निकल भाषा में बोलें, या फिर जो एकदम एप्ट टर्म इसके लिए है वो है सोशल वेलफेयर, वो इसका एंड गोल है। और मार्केट फोर्सेस यहाँ पे किसके पास पावर होती है? ये आसान भाषा में कहा जाए तो गवर्नमेंट के पास। ठीक है, अब ये क्या मामला है? ये मामला है जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पे, क्योंकि क्या प्रोड्यूस होना है, कैसे प्रोड्यूस होना और कितना प्रोड्यूस होना है, ये मार्केट फोर्सेस के हाथ में नहीं, सरकार के हाथ में, जो पब्लिक अथॉरिटी है उसके हाथ में होता है। तो इससे हम क्या पता करते हैं? इससे हमें ये पता चलता है कि भाई जब भी चीजें गवर्नमेंट के हाथ में होंगी तो गवर्नमेंट कभी भी, मतलब ये आप इसको प्रैक्टिकली अप्लाई मत कीजिएगा कि ऐसा होता नहीं है कहीं पे भी, ये थ्योरेटिकल बातें हैं सारी, और आपको थ्योरी पे जरूरी है, इसके बाद हम प्रैक्टिकल चीजें भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, थ्योरेटिकली ऐसा होता है कि जब भी कोई भी मुद्दा सरकार के पास डिसाइड करने के लिए होगा, तो सरकार का जो इकलौता पैरामीटर होना चाहिए किसी भी चीज को डिसाइड करने का, वो होता है सोशल वेलफेयर, यानी कि जनता की भलाई, यानी कि जो आम जनमानस है, जो गरीब लोग हैं, क्या उनका इस डिसीजन से बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, अगर उनका बेनिफिट नहीं हो रहा है तो वो उस चीज का प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा। जैसा यहाँ पे शुगर केन होना है कि आपका कॉटन होना है या कॉर्न होना है, ये मार्केट का डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड कर रहा है। यहाँ पे शुगर केन होना है कि कॉटन होना है कि कॉर्न होना है, ये इस बात से डिसाइड होगा कि किस चीज के प्रोडक्शन से जनता का ज्यादा भला हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शुगर केन के प्रोडक्शन से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, या लोगों को कम प्राइसेस पे शुगर अवेलेबल हो रही है, तो यहाँ पे कितना भी ज्यादा ऑलरेडी सप्लाई हो उसके बाद भी शुगर केन का प्रोडक्शन ही किया जाएगा, है ना। इसका एक छोटा सा एग्जांपल अगर आप देखें तो हमारे देश में इसका एग्जांपल आपको मिलता है। सरकार जो एमएसपी देती है, ठीक है, जो एमएसपी देती है वो क्या कहती है? एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। सरकार कहती है कि किसान भाइयों, आप लोग जितना भी वीट यानी कि गेहूं, आप जितना भी वीट प्रोड्यूस कर लो, हम सब कुछ ले लेंगे आपसे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप एक वीट के फार्मर हो, आप गेहूं की खेती करते हो और आपने 1 कुंटल गेहूं आपने अपने खेत में उगाया। अब आप उसको मार्केट में जब सेल करने के लिए गए तो आपको बहुत ही कम रेट मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपकी लागत आई 500 रुपए, है ना, लेकिन मार्केट में आपको क्या मिल रहा है? मार्केट में आपको 200 रुपए ही मिल रहा है। तो आपका क्या होगा? यहाँ पे 300 रुपए का नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार आती है, वो कहती है कि मैं आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस दूंगी, यानी कि अगर आपकी 5 रुपए आई है, कम से, अगर मार्केट में कोई और नहीं ले रहा है तो हम ले लेंगे उस गेहूं को। ठीक है, अब आप ये सोच सकते हो, आप ये सोच सकते हो कि भाई जब हमारे यहाँ गेहूं की खपत तो उतनी ही है, भाई इंसान रोटी जितनी खाता है उतनी ही खाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि जब ज्यादा गेहूं प्रोड्यूस हो गया तो लोगों की डाइट बढ़ गई, डाइट तो उतनी है लोगों की, तो वो एक्स्ट्रा गेहूं जाएगा कहाँ, है ना। अब वो सरकार का हेड है कि सरकार उस गेहूं को क्या करती है? सरकार उस गेहूं को बाहर जो गरीब देश है, जहां पे नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में, मालदीव्स में, उन जगहों पे उन गेहूं को एज अ एड, मदद के तौर पे भेज देती है फ्री ऑफ कॉस्ट। इससे क्या होता है? सरकार की गुडविल भी बढ़ जाती है और जो एक्सेस गेहूं इनके पास था उसको भेज भी दिया जाता है, उसका यूटिलाइजेशन भी हो जाता है। इसके अलावा जो आपने सुना होगा, जो आपको गरीबों को मुफ्त में अनाज मिलता है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जिसको हम बोलते हैं, जिसके थ्रू लोगों को मुफ्त में अनाज मिलता है, उसमें वही अनाज मिलता है जो एमएसपी पे प्रोक्योर करती है। बात समझ में आ गई? यानी कि लोगों का नुकसान ना हो, भले ही उसकी वजह से सरकार को फ्री में गेहूं बांटना पड़े या कम पैसे में लोगों को गेहूं बांटना पड़े, ये सरकार करने को तैयार है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये इकोनॉमी का एग्जाम्पल है आपका। हालांकि हमारा देश सोशलिस्ट इकोनॉमी के पैरामीटर पे पूरी तरीके से खरा नहीं उतरता, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बात यहां तक की समझ में आ गई? मार्केट इकोनॉमी प्रॉफिट ओरिएंटेड, सोशलिस्ट इकोनॉमी सोशल वेलफेयर ओरिएंटेड। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी में डिसाइड कौन कर रहा है? मार्केट की फोर्सेस। यहां डिसाइड कौन कर रहा है? पब्लिक अथॉरिटी।
यहां तक की बात अगर आपको क्लिस्टर क्लियर है तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे जो मिक्स्ड इकोनॉमी लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये जो दोनों चीजें हैं, मार्केट प्लस सोशल, इन दोनों का मिक्सचर जो है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। ठीक है, मार्केट और सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो मिक्सचर है वो आपका मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाता है। कैसे? अब सुनने में तो बड़ा आसान है लेकिन प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप आसान भाषा में समझिए। पहले मैं इसको यहाँ पे रब कर दे रहा हूँ, फिर मैं इसको आपको आगे चीजें बताऊंगा कि मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे फंक्शन करती है। अब जैसे मान लीजिए मिक्स्ड इकोनॉमी की हम बात करें तो यहाँ पे टोटल चीजों को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। इंडिया इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, मिक्स्ड इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है इंडिया है। जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी थी आपकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का सबसे, या फिर मार्केट इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है यूएसए। और सोशलिस्ट इकोनॉमी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका क्या है? यूएसएसआर, भूतपूर्व फॉर्मर यूएसएसआर, आज का रशिया। ठीक है, हालांकि मैंने आपको पहले भी बोला, मैं फिर से बोल रहा हूं कि आज की डेट में प्रैक्टिकली कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो पूरी तरीके से सोशलिज्म को फॉलो कर रही हो। पूरी तरीके से सोशलिस्ट इकोनॉमी आज की डेट में एक भी नहीं है, 100%। सब कहीं ना कहीं या तो मार्केट इकोनॉमी है या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब यहाँ पे मिक्स्ड इकोनॉमी का जो एग्जाम्पल, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट को अपनाया। बड़ी कंट्रीज के मायने में बात कर रहा हूं मैं, छोटी छोटी बहुत सारी कंट्रीज होती हैं, वो कुछ भी करती हैं तो उसका एक स्नोबॉल इफेक्ट नहीं होता है। स्नोबॉल इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि किसी एक को करता हुआ देख के बहुत सारे लोग उस चीज को फॉलो करने लगे। तो ऐसा छोटी कंट्रीज के साथ नहीं होता है। इंडिया जैसे बड़े देशों में इंडिया वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज था जिसने मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल को आगे बढ़ाया। अब ये सारी बातें तो हो गई, मिक्स्ड इकोनॉमी होती क्या है, मुद्दा यहां पे है सारा। मिक्स्ड इकोनॉमी में जो आपके तीन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कुछ ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जनता के लिए बहुत एसेंशियल हैं। ठीक है, एसेंशियल फॉर पीपल, एसेंशियल, जो बहुत ज्यादा एसेंशियल नहीं है। ठीक है, नॉन एसेंशियल। अब यहाँ पे जो एसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो जनता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, इसका एग्जाम्पल हो सकता है, थोड़ा सा अगर आप दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका है रेलवे। ठीक है, आप सोचिए आज के जमाने में जब इतनी महंगाई है, वन ऑफ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपका रेलवे है। ठीक है, और सिर्फ इंडिया ही नहीं, कई सारे देशों के अगर आप रेलवे को कंपेयर कर लो तो उसमें इंडिया का रेलवे वन ऑफ द चीपेस्ट निकलेगा। अब आप यहाँ पे थर्ड एसी फर्स्ट एसी की बात करोगे तो अलग बात है, लग्जरी ट्रेन की बात करोगे तो अलग बात है। जो एक नॉर्मल जनरल आपके जो कोचेस होते हैं, जो नॉर्मल ट्रेन होती हैं, पैसेंजर ट्रेन होती हैं, उसमें जो आपका फेयर होता है वो बहुत ही नॉमिनल होता है। तो रेलवे जो है हमारे एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को प्रॉपरली मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांसपोर्टेशन रेलवे के थ्रू होता है। कोई चीज प्रोड्यूस हो रही है सूरत में, आपने कई बार सुना होगा अपने घर वालों के मुंह से कि सूरत का जो कपड़ा होता है वो सस्ता होता है, ये कपड़ा सूरत से आया है, यहाँ पे आपके लखनऊ में बिक रहा है या फिर आपके कोलकाता में बिक रहा है। हालांकि कोलकाता में तो खुद का बहुत सस्ता कपड़ा आता है, लेकिन मान लीजिए एक बार को सूरत से कपड़ा निकल करके कोलकाता तक जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट तक जा रहा है, साउथ तक जा रहा है, ऊपर उत्तराखंड तक जा रहा है, कश्मीर तक जा रहा है। कैसे जा रहा है? उसका वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो कॉन्ट्रीब्यूटर है वो है रेलवे। ठीक है, रेलवे हमारी इकोनॉमी की बैकबोन है। अब इसको हम प्राइवेट हाथों में नहीं छोड़ सकते हैं। सरकार ने कहा कि इसको मार्केट फोर्सेस के हिसाब से अगर हमने छोड़ दिया, अब आप सोचिए इतना एसेंशियल जब रेलवे हमारे लिए है कि हर एक इंसान रेलवे पे डिपेंडेंट है, तो अगर इसको मार्केट फोर्सेस पे छोड़, मार्केट फोर्सेस क्या कहती हैं कि जिस चीज की डिमांड ऊपर जाती है, जिस चीज की डिमांड ऊपर जाती है उसके प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। ठीक है, उसके प्राइसेस भी ऊपर जाते हैं। तो उस हिसाब से तो रेलवे के प्राइसेस क्या करेंगे, आसमान छू लेंगे, क्योंकि रेलवे जितनी डिमांड तो और किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की इंडिया में है ही नहीं। तो क्या होगा, यहाँ पे रेलवे के प्राइसेस बहुत ऊपर चले जाएंगे अगर इसको मार्केट वाले छोड़ दिया जाए। इसीलिए सरकार, क्योंकि ये एसेंशियल एक कमोडिटी है, एसेंशियल गुड है, एसेंशियल सर्विस है, तो इसको हम अपने कंट्रोल में रखेंगे पूरी तरीके से। रेलवे का फेयर कितना रहेगा, रेलवे की टाइमिंग क्या रहेंगी, कब कहां से कौन सी ट्रेनें चलेंगी, सरकार हर साल बजट पेश करेगी, रेलवे का उसमें अलग से काफी बड़ा पोर्शन होगा, रेलवे को पैसा दिया जाएगा। और आप ये मान के चलिए, ठीक है, ये फैक्ट है आपका,
रेलवे डिपार्टमेंट जो हमारी सरकार का है वो सालों साल से लॉस में चल रहा है आपका, ठीक है। आप सोचिए कोई प्राइवेट इंटरप्राइज साल 10 साल 20 साल 50 साल अगर लॉस में रहे तो क्या वो वैसी सर्विसेज दे पाएगी? बिल्कुल नहीं दे पाएगी। वहीं पे रेलवे क्या कर रहा है, वो सर्विसेज तो दे ही रहा है, साथ ही साथ सर्विसेज को और बेहतर करता जा रहा है ना। क्योंकि ये सरकार के हाथ में है। क्यों सरकार के हाथ में? क्योंकि हमारे देश की इकोनॉमी का बैकबोन है, एसेंशियल है। तो यहाँ पे सोशल वेलफेयर वाली जो चीजें हैं, जैसे कि रेलवे आपका सरकार के हाथ में है, ठीक है। अब यहाँ पे रेलवे तो सोशल वेलफेयर की चीज हो गई। एक और चीज है जो सोशल वेलफेयर के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन तब भी उसको सरकार ने अपने हाथ में रखा हुआ है। वो क्या है? वो है आपकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, है ना। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, क्या आपने कभी सुना है? अगर आप किसी से पूछो आप क्या करते हो और वो आपसे कह दे कि हमारा न्यूक्लियर का बिजनेस है, तो आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा कि न्यूक्लियर का बिजनेस। तो आप सोच के देखिए, है ना। न्यूक्लियर क्योंकि इतनी सेंसिटिव चीज है, आप उसको एक कहते हैं ना दो धारी तलवार, है ना, टू साइडेड स्वॉर्ड, है ना, टू एज्ड स्वॉर्ड जिसको हम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई आप इसको एक प्रॉपर क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन के तौर पे भी यूज कर सकते हो। भाई न्यूक्लियर से आप बिजली बना सकते हो जो आपके घर घर तक पहुंचा सकते हो, बहुत ही क्लीन होगी, कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगी वो, जैसे कि नॉर्मल कोल वाली करती है ना। दूसरा क्या, आप इसके न्यूक्लियर बॉम्ब भी बना सकते हो, है ना। हो सकता है भाई एटम बॉम्ब बना दो, बहुत सारी कंट्रीज ने बना भी रखा है। अब सोचिए ये चीज जब सरकारों के हाथ में है, तब इतना ज्यादा न्यूक्लियर वॉर का खतरा हमेशा बना रहता है। अगर आप थोड़ा बहुत भी अपने आसपास की चीजों को लेकर अवेयर हो गए, तो ये कहा जाता है कि न्यूक्लियर पावर्ड कंट्रीज हैं, इनको आपस में नहीं उलझना चाहिए, क्योंकि अगर न्यूक्लियर वॉर हो गई तो कहीं ना कहीं पूरी दुनिया का एक तरीके से नुकसान हो जाएगा। तो वहां पे ये चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं। न्यूक्लियर जैसे सेंसिटिव चीज है, ये भी सरकार ने अपने हाथ में रख रखी है। इसको मार्केट फोर्सेस के ऊपर नहीं छोड़ रखा है कि भाई जाओ जिसका मन करे वो न्यूक्लियर का बिजनेस करो जा करके, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ चीजें हैं, उसके दो बड़े एग्जाम्पल मैंने आपको दिए। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें, दो बड़े एग्जाम्पल हैं, रेलवे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जिसको आप अपने सरकार अपने कंट्रोल में रखती है, मार्केट फोर्सेस पे नहीं छोड़ रखा है, ठीक है। क्योंकि या तो वो सोशल वेलफेयर से जुड़ी हुई है, जनता के वेलफेयर से जुड़ी हुई है, या फिर जनता के लिए खतरा बन सकती है अगर उनको मार्केट फोर्सेस में छोड़ दिया जाए तो। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे कुछ नॉन चीजें, है ना, जैसे कि आपकी एयरलाइंस हो गई, है ना। एयरलाइंस हालांकि पूरी तरीके से प्राइवेट नहीं है, वो भी, उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। या फिर जो नॉर्मल कोई भी आप बिजनेस उठा लीजिए, कोई भी बिजनेस जो आप अपने आसपास देखते हो, होटल इंडस्ट्री, है ना, आपकी सर्विसेज इंडस्ट्री जो होती है, कैटरिंग वगैरह की, ये सारा काम जो है ये मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ रखा है सरकार ने, है ना। एक शहर में कितने होटल खुलने हैं ये सरकार डिसाइड नहीं करेगी। ये किस बेसिस पर डिसाइड होगा? उस शहर में होटल की डिमांड कितनी है, उस शहर में टूरिस्ट कितना आ रहा है। अब जैसे आपके जो कैपिटल सिटीज हैं या फिर जो टूरिस्ट हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे कि आपका आगरा हो गया जहां पे ताजमहल है, दिल्ली हो गया जो कि देश की राजधानी है, भोपाल हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, अहमदाबाद हो गया, ऐसी जगहों पे आपको जनरली होटल्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे लोग ज्यादा जा रहे हैं घूमने के लिए, घूमने जाएंगे तो कहीं ना कहीं रुकेंगे, उसके लिए उनको क्या चाहिए? उसके लिए उनको होटल्स चाहिए, तो वो होटल बुक करेंगे अपना, ठीक है। अब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई उस हिसाब से वहां पे क्रिएट हो रही है। तो ये आपके जो नॉन एसेंशियल चीजें हैं वो मार्केट के हवाले छोड़ दिया है सरकार ने। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहां पे कुछ चीजें सरकार के हाथ में और कुछ चीजें आपके मार्केट फोर्सेस के हाथ में है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई। तो बेसिकली ये तीन तरीके की इकोनॉमी मैंने आपको बताई। पहली आपकी मार्केट इकोनॉमी, दूसरी आपकी कौन सी? सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरी आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के लिए हमारे देश में जो जिम्मेदार इंसान है वो है पंडित नेहरू, जिन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी के प्रिंसिपल को हमारे देश में लागू किया था, ठीक है। बात समझ में आ गई है? चलिए भाई, तो ये आपका टॉपिक हो गया। हैं आगे बढ़ेंगे तो आपको मैं अब यहां से इंडियन के ऊपर लेके आऊं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ टॉपिक से इंट्रोडक्शन कराया है, एक आपको ब्रीफ आइडिया दिया है कि कैसे क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का बहुत छोटा पोर्शन आपके सिलेबस में है, ठीक है, बहुत ज्यादा उसके कोई टॉपिक्स नहीं है, 2 ही यूनिट है आपकी। एक आपकी दूसरी जो है वो इक्विलिब्रियम डिमांड एंड सप्लाई वाली है, जिसकी जिस्ट आपको इसी लेक्चर से मिल जाएगी, है ना। मेन जो आपका थर्ड पोर्शन, सेकंड पोर्शन आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैक्रो इकोनॉमिक्स आपका डील करता है एग्रीगेट से, है ना। मैक्रो डील करता है एग्रीगेट से। इसमें आपका बैंकिंग आ जाएगा, फाइनेंस आ जाएगा, मनी आ जाएगा। मनी एंड बैंकिंग बेसिकली एक ही में आता है, बट ये अपने आप में बहुत डिटेल्ड चैप्टर्स हैं। फिर इसमें आपका बैंकिंग हो गया, मनी हो गया, नेशनल इनकम हो गया, ये सारी चीजें आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में आ जाएंगी, ठीक है। इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। उसके बाद जो पोर्शन आपका इंडियन इकोनॉमी का, वो आपका क्या है? वो है आपका इंडियन इकोनॉमी का।
इसमें आपका क्या क्या आएगा, इसमें बेसिकली आपका जो इंडियन इकोनॉमी का ओवरव्यू है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी का जो बेसिकली आपका ओवरव्यू है। भाई देखिए जाहिर सी बात है कि हमारी देश की इकोनॉमी की, जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी है, उसकी भी एक जर्नी रही है ना, उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है। क्या जैसे हम चीजें अपने आसपास आज की डेट में देखते हैं कि जीएसटी लग रहा है, इनकम टैक्स लग रहा है, अलग अलग स्लैब्स बटे हुए हैं, क्या शुरुआत से ऐसा ही है? जब भी कभी आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, अगर जिन लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है 9th 10th को पढ़ी होगी, तो वहां पे आप पढ़ते होंगे कि अशोका के टाइम पे इकोनॉमी ऐसी थी, है ना, या फिर ट्रेड एंड कॉमर्स ऐसा था अशोका के टाइम पे, औरंगजेब के टाइम पे ऐसा था, है ना। तो एक हमारी जो इकोनॉमी है उसका भी एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ना, उसका भी हमारा एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। जैसे कि जब आपकी स्टोन एज वगैरह थी, है ना, जब आपकी स्टोन एज थी, या फिर आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो पहले वाला टाइम पीरियड था, वहां पे हम क्या कहलाते थे, हंटिंग एंड गैदरर्स इकोनॉमी कहलाते थे। क्या? हंटर एंड गैदरर्स या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग इकोनॉमी कहलाते थे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, लोगों का मेन ऑक्यूपेशन था कि जाओ जंगल में जाओ, जानवरों को मारो, उनको खाओ, और या फिर जो फल वगैरह पेड़ों पौधों पे अपने आप ऑटोमेटिकली उगाते हैं उनको खाओ। फिर धीरे धीरे स्टोन एज में न्योलिथिक टाइम पीरियड जो आया, वहां पे लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में पता चला। देखिए ये सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी थी। जिस इकोनॉमी में आप आज जी रहे हैं वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है अभी तक जो हम लोगों ने देखी है, अपने देश की बात कर रहा हूं मैं। और ये जो आपकी है हंटिंग एंड गैदरिंग, ये आपकी जो है सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है। आप देखिए यहाँ पे ना कोई बैंक की जरूरत है, ना कोई मनी की जरूरत है, ना कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, कुछ भी नहीं है। आप जाइए जानवर को मारिए खाइए, या फिर आप जो पेड़ में ऑटोमेटिकली चीजें लगी हुई हैं उनको आप तोड़ के खा लीजिए, है ना। ये सिंपलेस्ट इकोनॉमी है। इसके बाद इंट्रोडक्शन होता है किसका, एग्रीकल्चर का। जब एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन होता है तो थोड़ी सी इकोनॉमी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। देखिए अगर आप ये चीज समझ गए ना तो आपको इकोनॉमिक्स में कभी दिक्कत होगी ही नहीं। इकोनॉमिक्स का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, हमारी इकोनॉमी का एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब हमारे देश में इकोनॉमी आई, हमारे देश में जब एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई, एग्रीकल्चर की शुरुआत के साथ क्या हुआ, एग्रीकल्चर की शुरुआत के साथ थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, है ना। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी कैसे आई भाई, पहले सिर्फ हंटिंग एंड गैदरिंग हो रही थी तो किसी चीज की कोई जरूरत ही नहीं थी, आपको जितना खाना होता था उतने जानवरों को आप मारते थे, उतना ही आप खा लेते थे। लेकिन जब एग्रीकल्चर आया तो क्या हुआ है, आप भाई जब वीट को प्रोड्यूस करोगे, मान लो आप वीट प्रोड्यूस करोगे, है ना, आप बार्ले प्रोड्यूस करोगे, यही वो पहले दो गुड्स थे जिनको हमने प्रोड्यूस किया था, या फिर आप राइस प्रोड्यूस करोगे, तो ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ अपने खाने भर का ही करोगे, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है भाई आपका कंजम्पशन 1 kg का हो लेकिन आपके जमीन में 5 kg हो जाए, है ना। फॉर एग्जाम्पल आपकी जमीन में मान लीजिए 5 kg हो गया, और ऐसा भी नहीं कर सकते आपकी अपने छोटे से जमीन पे आप सारे के सारे अनाज उगा लोगे। आपको खाना कि आपको पल्सेस भी खानी है, आपको राइस भी खाना है, आपको व्हीट की चपातीस भी खानी है, आपको जो आपके मिलेट्स होते हैं वो भी खाने हैं। मिलेट्स की बनी हुई आजकल चपातीस का बहुत वो हो गया, हेल्थ कॉन्शियस जो लोग हो गए उनके लिए। उसके अलावा आपको वेजिटेबल्स भी चाहिए, फ्रूट्स भी चाहिए, तो वो सब आप खेत पे तो उगा नहीं लोगे। तो क्या हुआ कि किसी एक इंसान ने राइस का प्रोडक्शन किया, है ना, उसने 5 किलो राइस उगा लिया, किसी ने व्हीट का किया, किसी ने बार्ले का किया, किसी ने फ्रूट्स का किया। अब इसके बाद क्या हुआ, कोई एक ऐसा इंसान होगा जिसके पास व्हीट सरप्लस में होगा, उसकी नीड 1 kg की है बट उसके पास है 5 kg या 10 kg, तो वो जो एक्स्ट्रा व्हीट है वो किसी ऐसे इंसान को देगा या ऐसे इंसानों को देगा जिन्होंने व्हीट का प्रोडक्शन नहीं किया, बाकी चीजों का किया है। अब मान लीजिए बाकी इंसानों ने बार्ले का, राइस का, फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का किया है, तो वो उसको क्या करते थे, व्हीट देता था, उसके बदले किसी से राइस ले लिया, किसी से फ्रूट्स ले लिए, किसी से वेजिटेबल ले ली, किसी से पल्सेस ले लिया। तो क्या हुआ, उसके पास भी सारा का सारा एक फूड, उसकी साइकिल तैयार हो गई प्रॉपर, और जिनके पास और चीजें नहीं थी उनके पास भी और चीजें पहुंच गई। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला बार्टर सिस्टम। क्या बोला दोस्तों, हमने बोला इसको बार्टर सिस्टम, कि भाई एक गुड मेरे पास है, एक गुड तुम्हारे पास है, मेरे पास भी ज्यादा है, तुम्हारे पास भी ज्यादा है, तो तुम्हारे पास जो सरप्लस है वो मुझे दे दो, मेरे पास जो सरप्लस है वो मैं तुमको दे दूं। इससे क्या होगा कि हम दोनों की नीड्स फुलफिल हो जाएंगी और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल भाषा में बार्टर सिस्टम, ठीक है। बार्टर, सामान के बदले सामान। अभी क्या होता है, अभी आप दुकान पे कुछ खरीदने जाते हो तो उनसे ये नहीं कहते हो कि सर ये लीजिए मैं 5 किलो आलू लेके आया हूँ, आप मुझे 2 किलो दाल दे दीजिए। ऐसा नहीं करते हो ना आप जाते हो, जो चीज चाहिए होती है उसके बदले उसका एक निर्धारित पैसा है, डिसाइडेड अमाउंट है, एमआरपी, आप वो पे करते हो और लेके निकल आते हो। लेकिन पहले होता था बार्टर सिस्टम, कमोडिटीज के बदले कमोडिटीज या सर्विसेज के बदले सर्विसेज दी जाती थी। अब यहाँ पे दिक्कत क्या हुई, दिक्कत कैसे आई, अब ये कौन डिसाइड करेगा कि 1 किलो राइस के बदले कितना मिलेगा, है ना। अब कुछ लोग कहेंगे भाई व्हीट ज्यादा, जैसे मान लीजिए मेरे खेत में व्हीट हो रहा है,
मेरे खेत में गेहूं हो रहा है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज है, आपके खेत में चावल हो रहा है आपके लिए वही सबसे बड़ी चीज है। तो आप कहोगे कि मुझे 1 किलो चावल के बदले 2 किलो गेहूं चाहिए, मैं कहूंगा मुझे 1 किलो गेहूं के बदले 2 किलो चावल चाहिए, क्योंकि भाई मेरे खेत की जो चीज है सबसे बड़ी तो मेरे लिए वही चीज है, सबसे ज्यादा वैल्यू मेरे लिए उसी चीज की है। तो यहाँ पे धीरे धीरे कॉम्प्लिकेशंस आना शुरू हुए। या फिर कई बार ऐसा हुआ, भाई मुझे चावल तो चाहिए बट मैं गेहूं दे नहीं पाऊंगा, या फिर मुझे गेहूं देना है लेकिन मुझे चावल नहीं चाहिए, मुझे दाल चाहिए, दाल आपके पास है नहीं। तो ये एक कॉम्प्लेक्सिटी आने लग गई। जब तक पॉपुलेशन कम थी, जब तक समाज में गिने चुने लोग थे, तब तक ठीक था। भाई जाहिर सी बात है ना, भाई 4 लोग बैठे हो, मान लीजिए 4 लोगों को अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट है और वो एक दूसरे से ले लेके फुलफिल कर लेंगे। अब यही 400 कर दो, है ना, यही 400 कर दो, तो क्या होगा, किसी सेंट्रल अथॉरिटी के बिना वो 400 लोग आपस में कोऑर्डिनेट करके चीजों का आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे आसानी से। मतलब हो सकता है भाई ओवर द टाइम कर ले, लेकिन आसानी से तो नहीं कर पाएंगे। तो यहां से जो है कुछ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ी। किसकी जरूरत पड़ी? कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ी, जिसको आज आप मनी बोलते हो, ठीक है। कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जरूरत पड़ी। यहीं से आपकी शुरुआत होती है मनी की, ठीक है। अब जब मनी आ गया मार्केट में, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई मेरे पास गेहूं है, मुझे चावल चाहिए, मैंने पैसा दिया, चावल ले लिया, आपने पैसा दिया, आपने गेहूं ले लिया, ठीक है। अब लेकिन आप सोचिए पैसा आएगा कैसे, है ना। भाई कोई सेंट्रल सेंट्रल अथॉरिटी होगी, पहली बात तो कोई ना कोई पब्लिक अथॉरिटी, कोई ना कोई किसी ना किसी फॉर्म की गवर्नमेंट होगी, वो उस करेंसी को इशू करेगी। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट को आप हटा दीजिए, करेंसी प्रोड्यूस करना, करेंसी को पब्लिश करना वो आपके हाथ में है, तो क्या होगा, हर कोई जितना चाहेगा उतनी करेंसी इशू करेगा। अब मान लीजिए अभी आपके पास 500 रुपए हैं, आपके पास 500 रुपए हैं, बाकी सबके पास भी 500 रुपए ही हैं, ठीक है। तो वो किसी एक कमोडिटी के लिए मैक्सिमम कितना पैसा दे पाएंगे? मैक्सिमम 500 रुपए ही दे पाएंगे। मान लीजिए उनको ये पेन चाहिए, इस पेन के लिए भाई ए भी 500 रुपए ही दे पाएगा, बी भी 500 दे पाएगा, सी भी 500 ही दे पाएगा। तो इस पेन की कीमत 500 के ऊपर नहीं जा सकती किसी भी हाल में। लेकिन मान लीजिए ए, बी और सी तीनों के पास जितना चाहे उतना पैसा छापने की मशीन है, परमिशन है। तो क्या करेंगे, ए ने कहा मेरे पास 1000 रुपए है, मैं 1000 रुपए का पेन लूंगा, बी ने कहा मैं 2000 रुपए का लूंगा, सी ने कहा मैं 5000 का लूंगा। करते करते इस पेन की कीमत हो गई 5 लाख रुपए। तो अभी तक जो ये पेन 500 रुपए का भी नहीं होना चाहिए था, वो 5 लाख रुपए का हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर करेंसी को फ्री फ्लो कर दिया जाएगा, जिसका जितना मन उतनी करेंसी यूज करे, उसको इशू करे, तो इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, चीजों के प्राइसेस अननेसेसरी बढ़ जाएंगे, क्योंकि डिमांड करने वालों के पास पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। इसी वजह से पैसा कंट्रोल करने के लिए अथॉरिटी चाहिए। तो यहां से आपकी शुरुआत होती है बैंकिंग सिस्टम की, है ना। सिस्टम की रीजन नहीं था, सिर्फ ये रीजन नहीं था कि बैंक ही पैसा इशू करे, एक और रीजन था। मान लीजिए मेरे पास 500 रुपए हैं, फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बहुत स्टोन एज के टाइम से या इंडस वैली के टाइम पे हम लोग आ गए, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 500 रुपए हैं, अगले के पास नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि मुझसे 500 रुपए ले ले। अब जब पहले के सोसाइटीज में कोई बहुत ज्यादा वेल स्टैब्लिश पुलिस सिस्टम या फिर सिक्योरिटीज नहीं होती थी, तो पैसे के लिए लड़ाई होना, एक दूसरे को मार देना, हालांकि आज भी होता है ना। आप सोचिए जब आज इतना होता है, जब इतना वेल स्टैब्लिश जुडिशरी है, पुलिस है, सब है, तो पहले जब कुछ नहीं था तब कैसा रहता होगा, है ना। तो वहां पे क्या हुआ, पैसे की सिक्योरिटी के लिए अब सरकार ये तो नहीं कर पाएगी ना कि मुझे भी प्रोटेक्शन दे, इनको भी दे, उनको भी दे, सबको दे के करके सबके साथ 4-4 बॉडीगार्ड खड़े करे कि सबके पैसे की रक्षा की जाए, वो तो नहीं हो सकता है। सरकार ने कहा कि भैया जितने पैसे की जरूरत है उतना अपने पास रखो, बाकी सारा हम एक जगह बना दे रहे हैं, एक सेंट्रल स्टोर रूम टाइप का है पैसे के लिए, वहां पर सब लोग अपना अपना पैसा रख दो, उस जगह की हम पूरी सिक्योरिटी करेंगे, और जब भी आप आओगे तो आपको वहां से अपना पैसा मिल जाएगा, किसी और के पैसे को आपको हाथ भी नहीं लगाने दिया जाएगा। तो ये दो फैक्टर है ना, एक तो मनी को कंट्रोल करने के लिए और मनी को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग सिस्टम का एवोल्यूशन हुआ, ठीक है। और ये आज के बैंकिंग सिस्टम अलग है, पहले जो राजा महाराजाओं के टाइम पे होता था वो अलग होता था, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं जो कॉम्प्लेक्सिटी इन इकोनॉमी आई है वो सोसाइटी के आगे बढ़ने के साथ साथ आई है, और वो बैंकिंग और मनी के इंट्रोडक्शन के साथ साथ ही आई है। अब ये सारी चीजें बहुत लंबे समय तक चली हैं। उसके बाद फिर आपका मेजॉरिटी ऑफ द टाइम पीरियड इंडिया में क्या रहा है, मोनार्की रही है, ठीक है। मोनार्की रही है जहां पे एक राजा होता था, जीवन यापन करती थी, लाइवलीहुड परस्यू करती थी। धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे यहाँ पे अंग्रेज आए, यूरोपियंस आए ट्रेड करने के लिए। जब यूरोपियंस आए, अच्छा ये जो मनी और बैंकिंग वाला जो सिस्टम हम लोग देखते हैं अपने यहाँ पे, वो हमारा फॉरेन से आया है, बाहर से आया है, ठीक है। हमारा बैंकिंग सिस्टम ऐसा नहीं था, इससे सिंपलर फॉर्म,
ठीक है, लेकिन सिंपलर की लिमिटेशन होती है, आप सिंपलर फॉर्म ऑफ बैंकिंग को बहुत बड़े पैमाने पे लागू नहीं कर सकते हो। जैसे बार्टर सिस्टम था, वो लिमिटेड लोगों के तो ठीक था, जब 4 5 10 लोग सोसाइटी में थे तब तक चीजें ठीक तरीके से चल रही थी। अब आप सोचिए आज की डेट में 150 करोड़ की आबादी है हमारी, 150 करोड़ अगर बार्टर करने पे आ गए तो चीजें फिर कैसे ही मैनेज होंगी। ठीक है, तो ये दिक्कत आई थी। तो ये कहीं ना कहीं हमारा बैंकिंग एवोल्यूशन इस तरीके से हुआ, यूरोपियंस जब आए हमारे पर उन्होंने राज किया, तो फिर धीरे धीरे बैंकिंग की शुरुआत हुई। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आपको और यहाँ पे बता दूं, इंडियन इकोनॉमी पे आने से पहले, हालांकि इंडियन इकोनॉमी ही चल रहा है, हमारे यहाँ पे जो बैंकिंग बैंक्स हैं वो इनिशियली, जो आज आप बैंक्स देखते हो ना सारे, आरबीआई, आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है, एसबीआई या फिर आपके जो भी एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, जैसे आज की डेट में कुछ पब्लिक बैंक है, कुछ प्राइवेट बैंक्स हैं। पहले क्या होता था, जैसे जो एसबीआई है, फॉर एग्जांपल आपका एसबीआई है, ये आपका पहले प्राइवेट बैंक हुआ करता था, और फॉर दैट पर्पस लगभग लगभग सारे ही बैंक आपके क्या थे, प्राइवेट लोगों के कंट्रोल में थे। यानी कि कोई बहुत पैसे वाला उसने अपना खुद का बैंक ही खोल दिया, है ना, पहले ऐसा होता था। आजादी के बाद इंदिरा गांधी के टाइम पे 1969 में एक बार हुआ था और दूसरा 1980 में हुआ था। ठीक है, 2 बार यहाँ नेशनलाइजेशन, यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स थे उनको सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ है, यहाँ पे बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ है 2 बार। ठीक है, इस वजह से जो आज आप देखते हो ना कि सरकार का बहुत ज्यादा कंट्रोल है बैंक्स के ऊपर, वो सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये 2 बार इंदिरा गांधी जी की सरकार के टाइम पे बैंक्स नेशनलाइजेशन किया गया, उसके पहले नहीं तो सारी चीजें प्राइवेट लोगों के हाथ में थी। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। अच्छा, अब जब हमारा देश आजाद होता है, ठीक है, तब हमारे यहाँ से जो आपके बुक्स में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में, देखिए ये एक ब्रीफ आपका आउटलाइन थी। इसकी वजह से क्या होगा, अब आप जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक बेस रहेगा कि अच्छा हमारा ऐसे इवॉल्व हुई है इकोनॉमिक्स, हमारे यहाँ पे ऐसे शुरू हुआ है। ठीक है, तो वो चीज आपको है। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो वहां पे क्या हुआ, हमारे सामने एक सवाल आया, हमारे सामने 2 बड़े ऑप्शन, एक ऑप्शन था, एक मॉडल थे हमारे सामने, बेसिक मॉडल को हम फॉलो करें, मॉडल ऑफ इकोनॉमी, किस इकोनॉमी के मॉडल को हम फॉलो करें। 2 बड़े बड़े सवाल थे, 2 ऑप्शन थे, एक था यूएसए मॉडल, है ना, और दूसरा था यूएसआर मॉडल। दूसरा अभी तक की क्लास को शक नहीं है कि आपको यहाँ पे मतलब समझ में आ रहा है। यूएसए मॉडल यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी या फिर मार्केट इकोनॉमी, है ना, कैपिटलिस्ट ऑब्लिक मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, और यूएसएसआर यानी कि आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, जहां पे सरकार के हाथ में सब कुछ है ना। यही तो बताया ना मैंने आपको, मार्केट इकोनॉमी में क्या, किस चीज का प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, कितना होगा, वो सब मार्केट फोर्सेस, डिमांड एंड सप्लाई के हाथ में है। ये सोशलिस्टिक मॉडल जो है, इसमें क्या है, कब कहाँ कितना कैसे होना है, ये सब सरकार तय करेगी। तो हमारे सामने ये दोनों मॉडल थे, हमें इनमें से किसी एक को चूज करना था कि भैया हम यूएसए की राह पे आगे बढ़ेंगे या यूएसएसआर की राह पे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इसी टाइम पे आपका कोल्ड वॉर की शुरुआत भी कहीं ना कहीं हो गई थी। हमारी आजादी और कोल्ड वॉर की शुरुआत का टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ओवरलैप करता है। 1944 में दूसरी वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, यूएन का एस्टेब्लिशमेंट हो गया, है ना। यूएन के आने के बाद भाई आज की डेट में जो यूनाइटेड नेशंस की इज्जत है, इससे लाख गुना बेहतर इज्जत आज के 50 60 70 साल 80 साल पहले थी, जब ये नया नया बना था। तो लोगों को लगा कि यार अब तो यूएन नाम की संस्था आ गई है, अब तो कोई वॉर होने ही नहीं पाएगी। क्योंकि वर्ल्ड वॉर जितनी आसानी से आप लोग बोल देते हो ना, इतनी आसानी से मतलब ऐसा नहीं कि हो गई थी, इसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ था, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ था। ठीक है, आप सोचिए आज की डेट में इसराइल फलस्तीन चल रहा है, यूक्रेन रशिया चल रहा है, तो उसको लेकर के पूरा वर्ल्ड कितना ज्यादा जो है एक तरीके से टेंस्ड है ना। तो आप सोचिए जब पूरी दुनिया ही लड़ रही थी, तब क्या माहौल होगा, तब क्या परिस्थिति रही होगी कहीं ना कहीं। तो यूएन के बनने के बाद से ये हुआ कि अब ऑलमोस्ट वॉर तो नहीं हो सकती है। तो यूएसए और यूएसएसआर ये आपका सोशलिस्टिक मॉडल को रिप्रेजेंट करता था, ये आपका कैपिटलिस्ट या फिर मार्केट मॉडल को रिप्रेजेंट करता था। देखिए, जो ज्यादा ज्ञानी होता है, जो ज्यादा इंटेलेक्चुअल होता है, उसको लगता है, मतलब ये प्रॉपर वालों के साथ अप्लाई नहीं होता, लेकिन हाँ हर कोई यही चाहता है कि सामने वाला मेरे हिसाब से चले, वो मेरी आइडियोलॉजी को फॉलो करे, है ना। जैसे आपको लगेगा कि यार जो बात मैं बोल रहा हूँ वही सही है, ये जो बोला है वो गलत है, तो आपको अगर सुने तो मेरी बात सुनो, इसकी बात मत सुनो। वही हाल इन दोनों का था। यूएसए चाह रहा था कि जो नए 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 देश आजाद हो रहे हैं इंग्लैंड से, ब्रिटिश जिनको अब छोड़ के जा रहा है, वो हमारे मॉडल को फॉलो करें, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बने।
है ना। और यूएसएसआर क्या चाह रहा था कि जो देश अब आजाद हो रहे हैं वो अब हमारे सोशलिस्टिक मॉडल को लेकर के आगे बढ़े। इन दोनों चीजों को लेकर के दोनों लोगों में डिस्प्यूट्स होते थे, और कहीं ना कहीं पैसिव तरीके से वॉर नहीं लड़ रहे थे, लेकिन एक दूसरे का पीठ पे जो छुरा भोंकने वाला हाल होता है ना, बैक स्टैबिंग वाला, वैसे कर करके ये लोग अपना एक दूसरे से लड़ रहे थे। इसी को हम कोल्ड वॉर बोलते हैं। अब इंडिया के सामने, क्योंकि देखिए इन दोनों कंट्रीज के बाद एक चाइना, ठीक, देखिए यूएसए और यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, ब्रिटिश हो गया, जापान उस टाइम पे था लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी तो उसको फिलहाल के लिए छोड़ देते, और इंडिया। ये तीन, इन दोनों के अलावा ये तीन कंट्रीज में सबकी नजर थी, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा नजर इंडिया के ऊपर थी, क्योंकि जो उस समय के ग्लोबल लीडर्स थे उसमें से मेजॉरिटी इंडिया से आते थे। महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, बी आर अम्बेडकर, मतलब इतने इंटेलेक्चुअल माइंड्स थे सब, तो वो सब इंडिया से आते थे। बहुत ही ग्लोबल इमेज थी इंडिया की उस टाइम से। तो इन दोनों की नजर इंडिया के ऊपर थी कि हमें कैसे भी करके इंडिया को अपने फेवर में लेकर के आना है। यूएसए का मन था कि इंडिया कैपिटलिस्ट बन जाए, यूएसएसआर का मन था कि इंडिया सोशलिस्ट बन जाए। अब जाहिर सी बात है उस जमाने के जो लीडर्स थे हमारे, उनके सामने भी दिक्कत अराइज हुई। अच्छा, हमारे लीडर्स के सामने खाली ये प्रेशर नहीं था, उनकी खुद की विजडम भी थी। उनको खुद भी दिख रहा था कि अच्छा किस चीज के क्या फायदे, किस चीज के क्या नुकसान है। हमारे देश के जो पॉलिटिशियन को पार्ट्स में बटे हुए थे, है ना। कुछ लोग चाहते थे कि इस मॉडल पे जाएं, कुछ लोग पे जाएं। जाहिर सी बात है ऐसे लीडर्स जो बड़े बड़े उस टाइम के बिजनेसमैन थे उनसे प्रभावित थे, जैसे कि टाटा वगैरह हो गए, जमशेदजी टाटा वगैरह, है ना। तो उनसे जो लोग प्रभावित थे वो लोग यूएसए की तरफ जाने के लिए कह रहे थे। और जो गांधी की विचारधारा के लोग थे, जो समाजवादी विचारधारा के थे, या जो सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा को फॉलो करते थे, माइंडसेट को फॉलो करते थे, वो यूएसएसआर की तरफ जाना चाहते थे, ठीक है। अब देखिए जाहिर सी बात है हमारा एक पार्टीशन ऑलरेडी हो चुका था, तो हम लोग के जो लीडर्स थे उनके सामने ये एक चैलेंज था, ये एक चुनौती थी कि डिसीजन सारे बहुत ही सेंटर में रह करके लेने। हमें किसी भी एक धड़े को हम ऐसा ना कर दें कि इतना नाराज कर दें कि एक और पार्टीशन हो जाए किसी और बेसिस पे। एक तो रिलीजन के बेसिस पे हुआ, दूसरा भी किसी और बेसिस पे हो सकता था अगर हम किसी एक्सट्रीम मोड पे चले गए होते हैं। तो पंडित नेहरू ने उस टाइम पे क्या किया, उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल फॉलो करेंगे। ठीक है, मिक्स्ड इकोनॉमी का मॉडल फॉलो करेंगे। कुछ चीजें सरकार के हाथ में रहेंगी जैसे कि यूएसएसआर में होता है, कुछ चीजें मार्केट में छोड़ दी जाएंगी। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर था, ठीक है। हमारे देश में देखिए शुरुआत से एक सच्चाई रही है, ऑन पेपर चीजें अलग होती हैं, प्रैक्टिकली चीजें अलग होती हैं। बात समझ में आ गई। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था ना थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट काम करती है सोशल वेलफेयर के लिए, ये थ्योरेटिकल बात है। प्रैक्टिकली उसमें और बहुत सारे फैक्टर होते हैं। जो गवर्नमेंट में बैठे हुए लोग हैं उनके खुद के कुछ इंटरेस्ट होते हैं, वो जिस पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं उसके कुछ इंटरेस्ट होते हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके कुछ इंटरेस्ट होते हैं। तो कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी गवर्नमेंट सिर्फ जनता के भले के लिए काम नहीं करती है। ऑन पेपर भले करे लेकिन प्रैक्टिकली उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। वही सेम चीज यहाँ पे थी। नेहरू ने कह तो दिया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को फॉलो करेंगे, लेकिन उनका सीधा सीधा झुकाव यूएसएसआर मॉडल की तरफ था, सोशलिस्टिक मॉडल की तरफ था। वो ये चाहते थे क्योंकि हम, आप सोचिए एक बार को, उस समय हमारे देश की लिटरेसी मात्र 15% के आसपास थी, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एक इंसान मैक्सिमम कितने साल जिएगा, एवरेज कितने साल जिएगा, वो बहुत कम था, है ना। ऐसे केस में सरकार ये करे कि भाई हम सारे चीजों को खुला छोड़ देंगे, मार्केट फोर्सेस के हिसाब से हो जाए, तो हमारा देश बहुत ज्यादा पीछे चला गया होता। तो सरकार शुरुआत में सब कुछ कंट्रोल करना चाहती थी, है ना। तो उसने मिक्स्ड इकोनॉमी का एक तरीके से जरिया अपनाया और कुछ चीजें प्राइवेट हाथों में छोड़ी, कुछ चीजें सरकार के हाथों में गई। इस कुछ में बहुत सारी चीजें थी, है ना। अब ये सिलसिला जो है शुरू हुआ भलाई के लिए, लेकिन इसमें हुआ क्या है, आपका एक करना पड़ा। कैसे दिक्कत, धीरे धीरे जो सोशलिस्टिक मॉडल था ना कि भैया कुछ चीजें, मतलब एक तरीके से सरकार का काम क्या था, सरकार का काम था स्टीयरिंग व्हील को संभालना। गाड़ी चल अपने आप रही है, ऑटोमेटिक गियर वाली गाड़ी, ऑटो कार है, लेकिन वो उसका स्टीयरिंग वो सरकार संभालेगी कि एकदम किसी गलत दिशा में जा रहे हो तो हम सीधा कर देंगे उसको, लेकिन गाड़ी को पूरा कंट्रोल नहीं करेगी सरकार। ऐसा सरकार का इरादा था। इसी को सोशलिस्टिक मॉडल बोलते भी हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, स्टीयरिंग संभालने के साथ साथ सरकार धीरे धीरे पूरी की पूरी कार को यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी को अपने कंट्रोल में करने लग गई। तो जो सोशलिस्टिक वो तब लाइसेंस राज में, ठीक है। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूं, यह एक छोटा सा सवाल है। अगर आपको बिजनेस करना है कोई भी, है ना, तो आप कहां पे बिजनेस करना ज्यादा पसंद करोगे? दो ऑप्शन है। एक ऐसा देश है जहां पे बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, आपको कोई नया बिजनेस खोलना है, आप जाइए, बस एक सरकार का एक बेसिक फॉर्म आता है, उसको भर दीजिए, सरकार आपको अप्रूवल दे देगी, कुछ आपको चार्जेस पे करने होंगे सरकार को, आपका बिजनेस रन कर जाएगा, ठीक है। एक कंट्री ये है।
दूसरी कंट्री वो है जहां पे आपको सरकार के ही 10 अलग अलग डिपार्टमेंट से अलग अलग परमिशन चाहिए। आपको एनवायरनमेंट की क्लियरेंस अलग चाहिए, आपको सोशल मिनिस्ट्री की क्लियरेंस अलग चाहिए, आपको होम मिनिस्ट्री की क्लियरेंस अलग चाहिए। ये ऐसे करते करते आपको 10 मंत्रालयों की, 10 मिनिस्ट्रीज की अलग अलग परमिशन चाहिए। किसी एक मिनिस्ट्री ने भी अगर आपको परमिशन देने से मना कर दिया तो आप बिजनेस वहां पे नहीं कर पाओगे। तो आप प्रैक्टिकली सोच के देखिए आप किस देश में जाना पसंद करोगे। जाहिर सी बात है ऑप्शन नंबर ए में, जहां पे एक बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके चीजें हो जाएंगी। बट इंडिया में क्या हो रहा था, इंडिया में उल्टा लाइसेंस राज चल रहा था। अगर आपको कोई बिजनेस करना है तो इतने एन नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, एन नंबर ऑफ फॉर्म्स आपको भरने हैं, एन नंबर ऑफ परमिशंस आपको लेनी है, कि आपको वही लेते लेते आपका जो आधा कॉस्ट होगा है ना वो आपका चला जाएगा, है ना। आपका आधा जो ब्रेन की एफिशिएंसी है जो आप बिजनेस में लगाते हो वो आप सरकार की फॉर्मेलिटीज को अदा करने में लगा रहे हो। और जाहिर सी बात है वहां पे करप्शन का स्कोप भी बहुत ज्यादा है ना। आप अगर डेस्परेटली बिजनेस करना चाह रहे हो, मिनिस्ट्री आपको परमिशन नहीं दे रही है, तो फिर आप उसके लिए अनफेयर मीन्स का यूज करोगे, आप उनको पैसा दोगे, करप्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो करोगे, ये सब चीजें होंगी। तो ये हमारे यहाँ पे आ गया था लाइसेंस राज, ठीक है, जिस वजह से क्या हो रहा था, नए बिजनेसेस इंडिया में नहीं आ पा रहे थे, है ना, न्यू बिजनेसेस नहीं आ पा रहे थे। और ये दौर आपका चला है कब से, आप मान के चलिए 1947 से लेकर 19, ठीक है। 1991 में ऐसा क्या हुआ कि सरकार को इस रास्ते को छोड़ना पड़ा। उसके पीछे आप सभी लोगों को पता है कि हमारे यहाँ एक क्राइसिस हो गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस, है ना। इकोनॉमिक क्राइसिस क्या हो गया था, हर देश को कुछ अपने यहाँ फॉरेक्स रिजर्व रखने होते हैं। क्या रखने होते हैं, फॉरेक्स रिजर्व रखने होते हैं। हर देश को अपने यहाँ फॉरेक्स रिजर्व रखने होते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पे पेट्रोल, क्रूड ऑयल नहीं होता है, लेकिन हम जिस गाड़ी से, जिस बाइक से, जिस कार से, जिस भी चीज से चलते हैं उसमें क्या लगता है, बेसिकली पेट्रोल या डीजल लगता है। वो आता कहाँ से, वो क्रूड ऑयल से आता है। क्रूड ऑयल कहाँ से आता है हमारे यहाँ, ईरान से आता है, इराक से आता है, यूएसए से, रशिया से, वेनेजुला से, कुवैत से, बहुत सारी कंट्रीज से आता है। अब जैसे मान लीजिए हम उन देशों से सामान खरीद रहे हैं, तो क्या हम उनको रुपीज में पेमेंट करेंगे, हम उनको अपनी करेंसी में पेमेंट नहीं करते हैं। हम उनको पेमेंट किस करेंसी में करते हैं, एक ग्लोबली एक्सेप्टेड करेंसी जिसको हम बोलते हैं डॉलर, ठीक है, डॉलर में करते हैं, ठीक है। या फिर कहीं कहीं पे आप यूरो में भी कर सकते हो। ऐसे कुछ 4-5 करेंसीज हैं जिनकी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस है, जिसमें नंबर 1 पे बट ऑब्वियसली डॉलर है आपका, ठीक है, यूएस डॉलर। तो हमें यूएस डॉलर में पेमेंट करना होता है उन लोगों को। तो उसी जो हमारे पास दूसरे देशों की जो करेंसी होती है उसका जो रिजर्व होता है उसको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेक्स का फुल फॉर्म होता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। इसका यूज क्या होता है, बाहर के देशों से, दूसरे देशों से हम कोई भी चीज परचेज कर रहे हैं तो उसको हम पेमेंट कैसे करेंगे, इसी फॉरेक्स रिजर्व की मदद से करेंगे। अब क्या हुआ, 1991 जब आया तो हमारे यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व ऑलमोस्ट खत्म हो गए। अच्छा, एक बात अब आपके दिमाग में आएगी कि भैया फॉरेक्स रिजर्व आते कहां से है ना। तो वो आते यहां से हैं कि जब आपके देश में, आपके खुद के देश में होते हैं और वो ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज बनाते हैं जो आप दूसरे देशों को बेचोगे। जैसे हम किसी भी कंट्री को अगर कुछ खरीद रहे हैं उनसे, तो उनको हम डॉलर पे कर रहे हैं। ऐसे अगर हमसे कोई कंट्री कुछ खरीदेगी तो वो भी हमको डॉलर पे करेगी, है ना। तो जाहिर सी बात है डॉलर आने का तरीका हमारे यहाँ क्या है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा बिजनेस होने चाहिए, है ना। जब ज्यादा से ज्यादा ग्लोबल बिजनेस होंगे, जिनके प्रोडक्ट्स, जिनकी कमोडिटीज, जिनकी सर्विसेज बाहर के देशों में जा रही होंगी, वहां से डॉलर आ रहा होगा, तो उससे क्या होगा, ये फॉरेक्स रिजर्व हमारे यहाँ पे बढ़ेंगे। क्या होगा, फॉरेक्स रिजर्व बढ़ेंगे। अब जाहिर सी बात है जब देश में लाइसेंस राज रहेगा, छोटे छोटे बिजनेस के लिए आपको सरकार आपसे घूस मांगेगी, लाइसेंस नहीं देगी, तो आप बिजनेस कैसे करोगे। जब बिजनेस नहीं करोगे तो फॉरेक्स रिजर्व बहुत ही लिमिटेड मात्रा में बढ़ेगा। लेकिन आपके देश में गाड़ियां तो चल रही हैं, आपको दूसरे देश से जो हम सामान ऑलरेडी ले रहे हैं, हमें कोल भी चाहिए बिजली पैदा करने के लिए दूसरे देशों से, हमें उनका ऑयल भी चाहिए, ठीक है, हमें और मल्टीपल गुड्स चाहिए उनके यहाँ से, है ना। कितना तो हम गोल्ड और सिल्वर इंपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो हमें इंपोर्ट तो करना ही करना है और इंपोर्ट के लिए हमें पैसा तो देना ही देना है। अब वो पैसा धीरे धीरे खत्म होने लग गया, है ना। और एक ऐसा टाइम आया जब हमारे देश में खाली 10 से 15 दिन का फॉरेक्स रिजर्व बचा हुआ था और उसके बाद हमारी कंट्री क्या होती, कोलैप्स कर जाती। जो आज के डेट में हम न्यूज देखते हो पाकिस्तान को लेकर के, जिम्बाब्वे को लेकर के, वेनेजुला को लेकर के, वो कहीं ना कहीं हमारे देश को लेकर के उस टाइम पे न्यूज़ बन रही थी कि इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, इकोनॉमिक कोलैप्स, इंडिया इकोनॉमिकली कोलैप्स करने वाला है। उस टाइम पे जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो आगे देश के पीएम भी बने, वो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे,
ठीक है, और पीवी नरसिम्हा राव जी हमारे पीएम हुआ करते थे। तो ये लोग गए आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना, ये आपका वर्ल्ड बैंक का जुड़वा भाई है, इसके बारे में लोग आगे देखेंगे, है ना। वर्ल्ड बैंक का जुड़वा भाई है, दुनिया भर के जो देश हैं उनको उधार देता है, उनको किसी भी दिक्कत से बाहर निकालने के लिए, ठीक है। उनके पास गए कि सर हमें कुछ पैसा उधार दे दीजिए फॉरेक्स रिजर्व का, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा कर सकें आने वाले कुछ टाइम के लिए। आईएमएफ ने कहा एक बात बताइए, हम आपको पैसा दे तो देंगे, आप उधार लेने आए हो, हमारा काम है उधार देना, हम दे देंगे, लेकिन आप वापस कैसे करोगे, है ना, क्योंकि आपके देश में लाइसेंस राज तो अभी भी है, बिजनेसेस तो नए आ नहीं रहे हैं, तो भैया आपके पास फॉरेन रिजर्व आगे कहां से आ जाएगा जो हमको उधार वापस चुका दोगे हमारा, ये आप अपनी कंट्री को वापस कैसे खड़ा करोगे। तब वहां पे हमारी गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि नो मोर लाइसेंस को खत्म करके आप सबका जो फेवरेट टर्म है रिफॉर्म्स, है ना, एल रिफॉर्म्स है 1991 में, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ इसको समझ लेते हैं पहले, है ना, इसको समझ लेते हैं। लिबरलाइजेशन पहला टर्म है आपका, लिबरलाइजेशन, इसका मतलब क्या है कि पहले जो सरकार ने बहुत सख्त कंट्रोल कर रखा था कि नहीं ये बिजनेस नहीं करना है, वो बिजनेस नहीं करना है, इसके लिए आपको परमिशन चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कुल मिला के जो लाइसेंस राज था उसको एलपीजी के एल के जरिए गया। अब बिजनेस करना कंपैरेटिवली आसान बनाया गया, ऐसा नहीं कि कुछ भी करने लग जाओगे तब भी, लेकिन हाँ पहले की तुलना में आसान कर दिया गया आपको बिजनेस करना, ठीक है। दूसरा आया प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब है सरकार ने कहा देखो भाई ऐसा ऐसी बात है कि हमारा काम है सरकार चलाना, ठीक है, चलाना, हमारा काम बिजनेस करना नहीं है, बिजनेस करना प्राइवेट लोगों का काम है। किसका, प्राइवेट लोगों का काम है, तो वो प्राइवेट हाथों में बिजनेस दे दिया गया, उसको बोला गया प्राइवेटाइजेशन, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आया, तीसरा ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि अभी तक जो हम एक बंद कमरे में रह रहे थे, है ना हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा गुड्स बाहर जाते थे, और बाहर से भी जो हमारी नेसेसिटी के गुड्स हैं वही इंडिया आते थे। आप सोचिए अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना हुआ होता इंडिया में, तो आज हमारे देश में जो मल्टीपल बाहर के देशों के मोबाइल फोन चल रहे हैं, चाहे सैमसंग चल रहा हो, चाहे आपका आईफोन चल रहा हो, है ना, चाहे चाइनीज जो आपके ब्रांड्स हैं वो चल रहे हैं, वो सब कुछ ना होते इंडिया में। और मोबाइल फोन तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जितने भी आप गुड्स यूज करते हैं जो फॉरेन ब्रांड्स के हैं वो इंडिया में आ पाए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन किया गया। हमारे, आप ये मान के समझिए, हमारा देश एक बड़ा सा घर जो नहीं होता हवेली, किसी गांव की हवेली को भी इमेजिन करिए, या शहर के किसी बड़े अपार्टमेंट को इमेजिन करिए, वो हमारा देश है, उसके गेट बंद है एकदम, जो भी लोग हैं उसके अंदर ही अपना जी खा रहे हैं, अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, बाहर से सिर्फ जरूरत का आना जाना है बस, है ना, फ्रीली कोई भी अंदर नहीं जा सकता है, फ्रीली कोई भी बाहर नहीं आ सकता है। वो था ग्लोबलाइजेशन के पहले का दौर इंडिया का। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ, उस घर के, उस अपार्टमेंट के, उस विला के गेट खोल दिए गए कि भैया आपसे बस एक बेसिक सवाल पूछेंगे, किस काम के लिए आ रहे हो, क्यों आ रहे हो, और आप बाहर जा रहे हो तो क्यों जा रहे हो, बस, है ना। इतना बेसिक सवाल जवाब करके कोई भी इंडिया में आके बिजनेस कर सकता है, कोई भी इंडिया के बाहर जाकर बिजनेस कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इससे क्या हुआ कि इंडिया के ब्रांड्स बाहर गए और बाहर के ब्रांड्स क्या हुआ, इंडिया में आए। इसको हमने क्या बोला, इसको हमने टर्म दिया ग्लोबलाइजेशन। तो ये जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स हुए, है ना, ये जो आपके एलपीजी रिफॉर्म्स हुए आईएमएफ के कहने पे, इससे क्या हुआ, आपका लाइसेंस राज खत्म हुआ, ठीक है। और ये फिर सिलसिला आपका आज तक अभी तक चलता आ रहा है, ठीक है, अभी भी ये सिलसिला आपका चल रहा है। और यहाँ पे जो है आपका आज की डेट में ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, मतलब आज की आप ये मानिए प्राइवेटाइजेशन तो सरकार ही अभी भी कर रही है। बहुत सारे ऐसे पीएसयूज हैं जहां से सरकार अपना पैसा वापस निकाल रही है और उसको प्राइवेट हाथों में भेज रही है। और वहीं पे ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो ग्लोबलाइजेशन बहुत अपना एकदम परफेक्ट लाइफ जी रहा था, है ना, लेकिन तब तक बीच में क्या आ गया, तब तक बीच में आपका आ गया कोविड। कोविड से क्या हुआ, ग्लोबलाइजेशन की पता चल गए ना। जो बीमारी चाइना में कंटेन हो सकती थी वो चाइना से बाहर क्यों निकली, क्योंकि भैया चाइना के लोग बाहर जाके बिजनेस कर रहे थे, बाहर के लोग चाइना जा रहे थे, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कनेक्टेड थी, है ना। आज अगर आपको कोई मोबाइल फोन चलाना है तो आप ये नहीं बता सकते हो कंफर्मिटी के साथ कि वो मोबाइल फोन किस कंट्री में बना है, क्योंकि हो सकता है वो फोन आपका असेंबल किसी और देश में हुआ हो, उसकी बैटरी किसी तीसरे देश से आई हो, उसका कैमरा किसी चौथे देश से आया हो, या ऐसा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी इतना कनेक्टेड थी कि जब एक इकोनॉमी बैठी, है ना, एक कंट्री बैठी, तो साथ में पूरे वर्ल्ड ने सफर किया और एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम कहीं ना कहीं एक ग्लोबल पेंडेमिक बन गया।
है ना। तो अब जो आज की डेट में चल रहा है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी कंट्रीज डी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रही हैं, है ना। मतलब एक लिमिटेड ग्लोबलाइजेशन की, देखो इतना ज्यादा इंटेलेक्ट भी नहीं होना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि जो हम ग्लोबलाइजेशन करें वो अपनी चॉइस के हिसाब से करें, मजबूरी में ना करना पड़े, है ना। हम किसी ऐसी चीज के लिए जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं बट अभी नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से हमको किसी और देश पर रिलाई ना करना पड़े। हम चाहें तो अपने मन से ट्रेड करें, लेकिन हमें अपनी जरूरतों को खुद से फुलफिल करना है ना। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। तो ये पूरा आपका एलपीजी रिफॉर्म का दौर आया जो आज भी चल रहा है, और आज की डेट में भी हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं इसी टाइम पीरियड में, इसी कालखंड में जी रही है। यहाँ पे अब इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। इंडिया का प्राइमरी में क्या है, सेल्फ सफिशिएंसी। जो मैंने भी आपको बताया था ना, शुरुआत की 3 दिक्कतें, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, उसको अब इंडिया खुद से सॉल्व करना चाहता है अपना, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक पूरे के पूरे सिलेबस की इंट्रोडक्शन है, माइक्रो मैक्रो। मैक्रो में हम लोग बजट, फाइनेंसिंग वगैरह पढ़ेंगे, उसको डिटेल में, बैंकिंग, मनी कैसे बनता है, बैंक्स का काम क्या होता है, वो मैंने आपको उसका एक ब्रीफ आइडिया दिया है। और ये आपका इंडियन इकोनॉमी की बात रही कि इंडियन इकोनॉमी की पूरी टाइमलाइन क्या रही है स्टोन एज से लेकर के 2024 तक, ठीक है। इन्हीं सब चीजों को हम लोग थोड़ा और डिटेल में, थोड़ा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसको देखने का काम करेंगे, ठीक है। चलिए भाई, थैंक यू।